संसद का शीतकालीन समाप्त होते ही बीजेपी एक बार फिर चुनावी मूड में नजर आने लगी है। वैसे 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी ने बहुत पहले ही अपनी तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि बीजेपी एक चुनाव खत्म होता है तो फिर दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाती है, यानी सालों भर चुनावी मूड में रहने वाली पार्टी है। लेकिन संसद सत्र चलने की वजह से बीजेपी के तमाम नेता दिल्ली में थे, लेकिन जैसे ही सत्र की समाप्ति हुई सभी नेता अपने अपने उन राज्यों की ओर रवाना होने लगे हैं जहां उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। 2026 में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी बीजेपी बहुत पहले से शुरू कर दी थी, लेकिन अगर असम और बंगाल की बात की जाए तो प्रधानमंत्री के दौरे ने वहां चुनावी शंखनाद कर दिया है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर असम और बंगाल के लिए रवाना हुए। सबसे पहले वो पश्चिम बंगाल गए, जहां 3200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की योजनाओं का उन्होंने उद्घाटन और शिलान्यास किया, यानी एक तरीके से पश्चिम बंगाल को सौगात दिया। तो अगर असम की बात की जाए तो वहाँ भी उन्होंने एयरपोर्ट का सौगात लोगों को दिया, साथ ही कई विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसे चुनावी शंखनाद और रणभेरी ही माना जा रहा है। वैसे बीजेपी ने बहुत पहले ही अपने नेताओं को जिम्मेदारी दे दी है, तमाम सारे कार्यकर्ताओं को चुनावी मैदान में उतार दिया है, लेकिन अब प्रधानमंत्री के दौरे के बाद से पूरी तरीके से पार्टी चुनावी मैदान में अब नजर आएगी। सहयोगी अजय सिंह के साथ विकास चंद्र, दिल्ली। ऑनलाइन सट्टेबाजी में ईडी ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में कई क्रिकेटर्स और बॉलीवुड के अभिनेता की संपत्ति जब्त की गई है। ऑनलाइन ऐप वन एग्जिबिट से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ये कार्रवाई की गई है। ईडी ने युवराज सिंह, रॉबिन उत्तप्पा, अभिनेता सोनू सूद, नेहा शर्मा, मिमी चक्रवर्ती की संपत्ति जब्त की है। इस मामले में कई क्रिकेटर्स और अभिनेता की पूछताछ की है। इससे पहले ईडी ने शिखर धवन और सुरेश रैना की पूछताछ की थी। ईडी ने इससे पहले 11 करोड़ 14 लाख की संपत्ति जब्त किया था। पिछले महीने नेहा शर्मा की ईडी ने जब पूछताछ की थी तो ये मामला सामने आया था कि नेहा शर्मा एडवर्टाइज के बहाने ऑनलाइन ऐप वन एग्जिबिट से जुड़ी थी। ये ऐप ऑनलाइन सट्टेबाजी करता था जिसे कोई परमिशन नहीं है। ईडी ने इस कार्रवाई में तकरीबन 2000 करोड़ का मामला बताया है। वीडियो न्यूज़ कामेश के साथ विलास अटोडे, न्यूज़ 10, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। साइबर जालसाज अलग अलग तरीके से नोएडा के लोगों को लगातार निशाना बना रहे हैं। इसी क्रम में सेक्टर 50 में रहने वाली एक महिला को ट्रेडिंग में मोटा मुनाफा देने का झांसा देकर 5 करोड़ 60 लाख रुपए की ठगी की घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की और एफआईआर दर्ज करने के बाद जब आरोपियों की तलाश शुरू की तो एक चरणजीत नाम के युवक को मेरठ से गिरफ्तार किया गया है। चरणजीत द्वारा करंट बैंक अकाउंट खुलवाकर साइबर जालसाजों को किराए पर दिया गया था और उसके बैंक खाते में इस 5 करोड़ 60 लाख के अलावा अन्य 55 लाख रुपए की ठगी का पैसा भी उसके खाते में आया था। लिहाजा पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके बैंक खाता सीज कर दिया है। जब पूछताछ की गई तो पता चला कि चरणजीत को किसी व्यक्ति द्वारा व्हाट्सएप पर संपर्क किया गया था और संपर्क करने के बाद मुलाकात हुई और करंट बैंक अकाउंट की मांग करते हुए तमाम दोनों लोगों के बीच में डील हुई और जब खाता उपलब्ध कराया गया तो शुरुआती तौर पर 50,000 रुपये भी दिए गए, बाद में 25,000 रुपये दिए गए और जो पैसा बैंक खाते में आया करता था उसका 10% रकम चरणजीत रख लिया करता था। इस पूरे मामले में इस गैंग से जुड़े अन्य लोगों की गिरफ्तारी को लेकर भी पुलिस की टीमें लगातार काम कर रही हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में डिजिटल अरेस्ट और ट्रेडिंग के नाम के जो ठगी है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि नोएडा पुलिस के द्वारा तमाम जागरूक अभियान भी चलाए जा रहे हैं, बावजूद उसके लोग लालच में फंसकर साइबर जालसाजों के लगातार निशाने पर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ स्टेट नोएडा। हम नवामुंडी प्रखंड के जो है कि सिंदरी गौड़ी बलजोड़ी पंचायत में है, जहाँ कि कल एक बच्चे की मौत हो गई। एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण जो है कि बच्चे का परिजन थैला में लेकर के अपने बच्चे का लाश को लेकर के आया था। उसी को लेकर के जो है कि गांव में जो है जानने के लिए आए थे कि हकीकत क्या है। तो इसके परिजन ने बताया कि हम लोग 4 दिन पहले बच्चे को हॉस्पिटल में भर्ती कराए थे, जहां इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उसके बाद जो है कि अस्पताल में हम कर्मचारी सिस्टर लोगों से एम्बुलेंस का मांग किए थे कि बच्चे को हम ले जा करके जो है कि अपना घर तक जाएंगे, मगर किसी कारणवश एम्बुलेंस नहीं मिल पाई और वो चंदा करके 20 रुपये में झोला खरीदा। उसके बाद में जो है कि उस बच्चे को झोले में ले करके अपने घर तक आई
उसके बाद मामला जो है सामने आया। सूचना मिली नौमंडी प्रखंड अंतर्गत सिंदरी गौरी गांव में, जो सुदूर क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ से डिम्बा चतुम्बा 4 माह का बच्चा सदर अस्पताल चाईबासा में उसका देहांत हो गया और वहाँ कोई आने का उसको सुविधा नहीं, गाड़ी की सुविधा नहीं होने के वजह से मजबूरन उस पिता को अपने 4 माह के बच्चे को थैला में भरकर बस में उसको आना पड़ा। ये बहुत ही दुखद घटना है। मैं उस परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती हूँ कि आज सुबह मैं गई थी उस परिवार से मिलने के लिए। डिम्बा चतुम्बा उसकी पत्नी से मैं मिली और बड़ा ही दुख लगा जिस तरह से वो पूरी घटना को उन्होंने बताया कि कितनी मजबूरी के साथ थैला खरीदने के लिए भी उसके पास पैसा नहीं था, 20 रुपये पैसा नहीं था। संवाददाता पश्चिमी सिंहभूम। देवकीनंदन ठाकुर महाराज की जयपुर में कथा चल रही है, लेकिन यहाँ पर एक नो तिलक नो एंट्री, एक ऐसा यहाँ पर शुरुआत की गई है जिसके चलते पूरे देश नहीं दुनिया भर में सुर्खियों में है कि आखिर जो तिलक नहीं लगा रहा उसे पांडाल में प्रवेश क्यों नहीं दिया जा रहा, क्यों वो वहाँ पर आकर कथा नहीं सुन सकता। महाराज जी हमारे साथ में हैं, उन्हीं से बात करते हैं। महाराज जी, पूरी दुनिया में बस एक ही सवाल है कि पहली बार ऐसी कथा देख रहे हैं जिसमें कि अगर किसी ने तिलक नहीं लगाया है तो वो कथा में नहीं आ सकता। नहीं, हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं कि बिना तिलक की कोई पूजा स्वीकार्य नहीं होती। हमारे घरों में भी जब पूजा होती है, यज्ञ होम होता है, कुछ भी होता है, तो सबसे पहले तिलक लगाते हैं पुजारीगण, ब्राह्मण देवता। उसके बाद में पूजा प्रारंभ होती है। मंदिर में भी जाते हैं तो तिलक लगा के जाना चाहिए, कथा में भी जाना चाहिए तो तिलक लगा के जाना चाहिए। पर हम लोगों ने इस चीज़ को या तो आज़ादी के बाद से हमारे सारे संस्कृति को मजाक का विषय बनाया गया। तिलक लगा के आ जाए कोई तो उसका हमारे फ्रेंड सर्कल में ही हमारा मजाक उड़ाया जाता है, या कई लोग हमारे घर वाले ही कहते हैं कि पंडित जी मत बनो, बाबा जी मत बनो। तो ये एक तरीके से दुष्प्रचार हमारी संस्कृति तिलक सिखा कलावा के लिए किया गया। लेकिन ये हमारी जो संस्कृति है ये अक्षुण्ण संस्कृति है जिसका प्रचार प्रसार करना हम सबका दायित्व है। तो जो लोग यहाँ आए हैं 2-2, 3-3, 4-4 घंटे अपने कथा में लगाते हैं, उनको उसका पुण्य मिले, उसका लाभ मिले, इसके लिए हमने कहा कि नो तिलक नो एंट्री। कई तरह की चीज़ें थी जो पूरे देश दुनिया में दिखाई दे रही थी, लेकिन नो तिलक से लेकर के जिस तरह के अलग अलग मुद्दे थे, उन पर जो बयान थे वो ज़रूर हर आदमी को देखना चाहिए। उससे किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है और मोबाइल और जो रील्स की प्रवृत्तियाँ हैं उससे बच्चे कैसे दूर हो सकते हैं, उसको भी यहाँ पर देखने की ज़रूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ में शरद पुरोहित, जयपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये बैठक कि कोहरे के कारण रफ्तार और उसके बाद सड़क दुर्घटना, ये ऐसी घटना होती है जहां पर बड़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं और उन सब को लेकर के आला अधिकारियों के साथ इस बैठक का यही मतलब था कि किस तरीके से सड़क पर होने वाले सड़क दुर्घटनाओं को रोका जाए। कोहरा जैसे जैसे बढ़ता है, रफ्तार होने के कारण सड़क दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए हाईवे हो या फिर एक्सप्रेसवे, सब जगह रफ्तार को कम कर दिया गया है। 24 घंटे एम्बुलेंस तैनात रखने को कहा गया है। 112 की जो सर्विसेज हैं उन्हें सतर्क रहने को कहा गया है और साथ में पेट्रोलिंग पर भी महत्व दिया गया है। स्पीड को लेकर के जहां 120 और 80 हुआ करती थी उसे 60 और उससे नीचे कर दिया गया है। परिवहन विभाग की जो बसें यात्रियों को लेकर चलती हैं, अगर विजिबिलिटी रात में कम हो जाएगी तो उसे रोकने को कहा गया है। और मकसद यही है कि जिस तरीके से शीतलहर चल रही है, मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आने वाले समय में कोहरा और बढ़ सकता है। ऐसे में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, कोहरे का कोहराम रोकने के लिए मुख्यमंत्री की बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। कोडीन कांड को लेकर सियासत चरम पर है। देखा जाए तो इस केस में अब तक कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। हालांकि जो मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल है वो अभी भी फरार है और दुबई में जाकर छिपा हुआ है। लेकिन सरकार ने साफ किया है कि इस मामले का दोषी चाहे कितना भी कसूरदार क्यों ना हो,
उसे किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। खुद मुख्यमंत्री ने यह कहा कि इस पर लोग राजनीति ना करें, चूंकि पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है और आने वाले समय में जो पूरा सिंडिकेट है, जो पूरा नेक्सस है कोडीन कफ सिरप से जुड़े अवैध कारोबार का, उस सिंडिकेट को निस्तानाबूद करने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ने वाली। वो खुद अपने गिरेबान में झांके कि जो सिर्फ तमिलनाडु में बनी, तमिलनाडु में चूंकि उनके मित्र सरकार है इसलिए वहाँ जवाब नहीं देते। वहाँ एक सिरप बनी जिसमें 20 बच्चे मर गए थे, उस पर नहीं बोले कभी। झारखंड में ऐसा ही हुआ, पंजाब में ऐसा हुआ, जहाँ उनकी मित्र सरकारें हैं वहाँ बहुत सारी दुखद घटनाएं हुई जिस पर उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। यहाँ जो भी दवाएं पकड़ी गई, जो भी उस तरह की चीज़ें थी, उन पर कठोर कार्रवाई हो रही है। सैकड़ों से ऊपर गिरफ्तारी हो चुकी है और मुझे लगता है कोई भी सफ़ेद पोस्ट बचेगा नहीं। वो हमला करके अपने को बचाने की कोशिश में लगे जरूर हैं, पर मुझे लगता है अपराध की हर लकीर उनके घर के द्वार तक पहुंची जाती है। इसी भय में वो लगातार रोज सवेरे कोडीन जपते हैं, लेकिन वो बच नहीं सकते। उनके ही लोग, उनके ही बनाए लोग, उनकी सरकारों में पले पोसे लोगों तक उनकी ये बातें पहुंच रही हैं और मुझे लगता है जल्दी तमाम चीजें सामने आएंगी। कल आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने तमाम दूध का दूध और पानी का पानी किया है, उसी से घबराकर हर सवेरे वो चैनल पर बोलने लगते हैं। असम के लुमडिंग डिवीजन के अंदर एक बड़ा रेल हादसा हुआ है। शनिवार की सुबह सारन दिल्ली एक्सप्रेस हाथियों के झुंड से टकरा गई। इस एक्सीडेंट में तकरीबन 8 हाथियों की मौत हो गई और ट्रेन के इंजन सहित 5 डब्बे पटरी से उतर गए। गनीमत ये रही कि रेल में सवार किसी भी यात्री को कोई चोट नहीं आई है, कोई हताहत नहीं हुआ है। फिलहाल पूरे हादसे को लेकर सरकार के द्वारा वहां पर राहत और बचाव कार्य किए जा रहे हैं। इस रेलवे लाइन की अगर बात की जाए तो अभी वहां पर यातायात बाधित है। ट्रेन के अंदर जो भी यात्री सवार थे उनको वैकल्पिक मार्ग से उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है। ये घटना करीब रात को 2:30 बजे घटी थी। जमुनामुख कामपुर जो सेक्शन है लमडिंग डिवीजन का, तो यहाँ जो साइरांग से आनंद विहार जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस थी वो आ रही थी और आते ही जब लोको पायलट ने सामने देखा कि करीब 100 एलिफेंट्स का एक झुंड पार हो रही थी रेलवे ट्रैक को, फिर उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाई और ट्रेन के स्पीड को कंट्रोल किया। लेकिन जो कुछ एलिफेंट्स के साथ वो डैशिंग हो गया, जो कि 6 एलिफेंट का खबर हमको मिला है। और लेकिन लोको पायलट की जो टाइमली एक्शन था उसके वजह से मतलब वो टाइमली स्पीड को कम करने की वजह से जो यात्री है उनको कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई भी यात्री आहत इंजर्ड नहीं हुआ। हाथियों का झुंड अचानक ट्रेन के सामने आने से ये हादसा होना बताया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। संभल में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है जिसमें सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। पूरा मामला जनपद संभल के बहजोई कोतवाली क्षेत्र के खजरा खाकम का है, जहां पर घने कोहरे होने की वजह से कैंटर ने बाइक सवारों को रौंद दिया, जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौके पर ही मौत हो गई और एक महिला की उपचार को ले जाते समय मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रात्रि में घने कोहरे होने की वजह से कैंटर आ रहा था और उसके आगे जो बाइक सवार थे वो बाइक लेकर जा रहे थे। कैंटर चालक को घने कोहरे की वजह से बाइक सवार ना देखने की वजह से उन्हें रौंद दिया, जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं कैंटर ने बाइक सवार बचाने को लेकर के कैंटर पेड़ से जा टकराया, जिसमें कैंटर चालक और परचालक दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। काफी देर कैंटर चालक और परचालक उसमें कैंटर में फंसे रहे। सूचना पुलिस को दी तो सूचना पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने घायल अवस्था में जो परचालक और चालक थे उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल में भर्ती कराया। उनका इलाज चल रहा है, उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही संभल के जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया मौके पर घटनास्थल पर पहुंचे और डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया डीएम ने जो उनके 4 लोगों की मृत होने की पुष्टि की है। एक स्प्लेंडर बाइक और एक चीकू से भरे हुए कैंटर में भिड़ंत हो गई, जिसमें जो बाइक पर सवार लगभग 30 से 35 वर्ष के 2 पुरुष और 1 महिला और एक 12 वर्ष का बच्चा, चारों में से 3 मौके पर एक्सपायर हो गए और महिला की चिकित्सालय ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि जो मृतक थे वो बाइक सवार से अपने बहजोई से अपने घर जा रहे थे, तभी घने कोहरे होने की वजह से रात्रि में जो कैंटर था उसे भरा बताया जा रहा है। कैंटर ने बाइक सवारों को रोक दिया, जिससे उनकी दर्दनाक मौत हो गई। संभल से वीडियो जर्नलिस्ट के साथ सत्यपाल यादव, न्यूज स्टेट संभल।
T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की कमान अब सूर्य कुमार यादव संभालेंगे। बीसीसीआई ने आज भारतीय टीम का ऐलान कर दिया। इस टीम में अक्षर पटेल उपकप्तान रहेंगे, जबकि एक बड़ी खबर सामने है, शुभमन गिल को टीम से बाहर रखा गया है। संजू सैमसन भी टीम का हिस्सा नहीं रहेंगे। उनके बजाय ईशान किशन और रिंकू सिंह को मौका दिया गया है। यह टीम के चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर ने घोषित की है। टीम में सूर्य कुमार यादव कप्तान, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, संजू सैमसन, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह शामिल होंगे। कैप्टन सूर्य कुमार यादव, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन विकेट कीपर, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, he is vice captain, रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वॉशिंगटन सुंदर and Ishan Kishan, the second wicket keeper. So these are the 15 members. कामेश के साथ विलास अटोले, न्यूज़ 10 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोहरे से अब यात्री जो हैं वो परेशान हो रहे हैं। जिस तरीके से लगातार फ्लाइट जो हैं वो डिले हो रही हैं और साथ में रद्द भी हो रही हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर भी यही तस्वीर नजर आई। रांची और पटना जाने वाले तमाम इलाकों में जो फ्लाइट जा रही थी वो 177 फ्लाइट करीब जो हैं वो कैंसिल हो गई। इसके अलावा IMD की तरफ से आज दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, यानी कोहरे की परेशानी जो है वो रह सकती है। इसके अलावा आने वाले जो 2 दिन हैं उसके लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ हरीश झा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। सर्दी व कोहरे की मार सबसे ज्यादा ताजनगरी आगरा में ट्रेन यात्रियों को पड़ रही है। जी हाँ, मैं इस समय आगरा के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ और यहाँ पर आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से घंटों घंटों ट्रेन देरी से चल रही है। कुछ ट्रेनें तो रद्द भी कर दी गई हैं। एक नज़ारा आप देख लीजिए, जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ पर आपको यात्री जो है वो अपनी ट्रेन का इंतजार करते हुए मिलेंगे। कोहरा बहुत ज़्यादा है और यही वजह है कि ट्रेनें जो है वो काफ़ी देरी से चल रही हैं और मुख्य समय पर यह पता चलता है कि कई ट्रेनें तो रद्द भी कर दी गई। ये बताइए इस समय ट्रेनों के हालात क्या है? हालात ट्रेन कोहरे की वजह से लेट चल रही है, थोड़ी समस्या है, आने जाने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। कितना लेट चल रही है? 1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे। तो कोई आपको है या बता रहे हैं कि इतना लेट है, इतनी देरी से है? यहाँ कोई नहीं बता रहा है, वैसे ही अपने देख रहे हैं मोबाइल द्वारा। बैठने की व्यवस्था प्रतीक्षा में कहीं गर्म कुछ लग रहा है आपको? नहीं, कोई हीटर वीटर नहीं लगा है। कोई सुविधा भी नहीं, कोई सुविधा नहीं, पूरा तो प्लेटफार्म में घूम रहे हैं सब लोग। अच्छा, आप बताइए सर क्या है? ट्रेनें काफ़ी लेट चल रही हैं, इससे यात्रियों को काफ़ी असुविधा हो रही है। 2-2 घंटे खड़े हैं यात्री, बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है रेलवे की तरफ से, ना ही कोई जानकारी दी जा रही कि कौन सी ट्रेन कितनी लेट चल रही है। सुविधाओं में अगर बात की जाए तो यहाँ पर किसी प्रकार से रेलवे की तरफ से कोई ऐसी सुविधा नहीं की गई है कि यहाँ पर अगर आप ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं तो आपको कुछ गर्म हीटर या प्रतीक्षालय में कुछ जगह दे दी जाए, क्योंकि पूरा हॉल जो है वो खचाखच भरा हुआ है। पूरा प्लेटफॉर्म जो है वो भी वहाँ पर यात्री कई घंटों से ट्रेन का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। तो भीड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसे व्यवस्थाओं की बात की जाए तो रेलवे पूरी तरीके से इस समय शून्य पर है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज़ उत्तर प्रदेश। राजधानी दिल्ली में दिल्ली वासियों को कोहरे और प्रदूषण की दोहरी मार जो है वो अगले कुछ दिन तक झेलनी पड़ सकती है। इस समय मैं अक्षरधाम पर मौजूद हूँ और तस्वीर आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से धुंध और कोहरे ने पूरी तरीके से पूरी सड़क को जो है वो अपनी चपेट में ले लिया है। विजिबिलिटी अगर हम बात करें तो 5 से 10 मीटर की रह गई है। आप देख सकते हैं ये NH24 का ये पूरा रास्ता है और यहाँ पर हैजार्डस लाइट जो है, यानी कि अगर हम बात करें तो जो पार्किंग लाइट है उसके साथ जो है वो गाड़ियाँ जो हैं सारी चलने को मजबूर हैं, क्योंकि विजिबिलिटी लगभग ना के बराबर है। वहीं अगर हम दिल्ली नोएडा के रोड की बात करें, जो कनेक्टिंग सड़क है ये पूरी अक्षरधाम की, इसकी भी तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से विजिबिलिटी लगभग 10 से 20 मीटर के आसपास जो है वो बनी हुई है। और यही तस्वीर आपको यहाँ पर नजर आएगी कि लोग जो हैं वो पार्किंग लाइट ऑन करने को मजबूर हैं। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आप देखें कि विजिबिलिटी के चलते और साथ में जिस तरीके से प्रदूषण है उसके चलते लोगों की परेशानी
परेशानी जो है अगले कुछ दिनों तक बढ़ सकती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो हालात लगातार खराब हैं। 400 के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, दिल्ली का जो औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स है ओवरऑल वो बना हुआ है। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जैसे कि आनंद विहार, विवेक विहार, वजीरपुर, ये तमाम जो इलाके हैं यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 400 से बहुत ज़्यादा है, यानी गंभीर श्रेणी में है सरकार की तरफ से। और साथ में CAQM के द्वारा जो है पहले ही ग्रैफ 4 लगाया गया है और उसके साथ साथ सरकार की तरफ से भी कई एक्शन जो है वो लिए जा रहे हैं। लेकिन अगले कुछ दिनों तक जो हालात हैं वो नहीं बदलेंगे, यानी कि जो हालात हैं वो और ख़राब भी हो सकते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें या फिर धुंध और कोहरे की चादर की बात करें, तो ऐसे में अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि सुबह और शाम के समय आपको घने कोहरे का सामना करना पड़ सकता है। वहीं दिन भर आपको एयर क्वालिटी का जो खराब एयर क्वालिटी है उसका सामना भी करना पड़ सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ हरीश झा, दिल्ली। आज 20 दिसंबर की तारीख है और देहरादून शहर का इस सर्दी के सीजन का शायद ये सबसे ठंडा दिन भी है। आज सुबह से कोई धूप नहीं निकली, पूरे शहर में कोहरा लगा है। और आप जानते हैं कि जब मैदानी क्षेत्रों में कोहरे की चादर बिछी रहती है तब देहरादून की चटक धूप में लोग आनंद लेते रहते हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं है। जिस तरह से मैदानी क्षेत्रों में कोहरा पड़ा हुआ है, धुंध पड़ रही है, उसी तरह का हाल आज देहरादून में भी है। आप पूरे शहर को देख सकते हैं, विजिबिलिटी तो है लेकिन देहरादून का जो मिजाज है वो आज कहीं गायब है। वो जो धूप सुबह ही सूरज की पहली किरण जो देहरादून शहर में पड़ती है और जो एक खुशनुमा माहौल पूरी सर्दियों में भी होता है, जब हाड़ कंपाती सर्दी मैदानी क्षेत्रों में लोगों के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर देती है, तब देहरादून की धूप चटक रहती है और लोग यहाँ पर धूप का आनंद लेते हैं। इसीलिए देहरादून को जाना भी जाता है। और आप दोनों तरफ देख सकते हैं, इधर ये कैंट का एरिया है मेरे दाहिनी तरफ, तो वहाँ भी पूरी तरह से ये कैंट का एरिया पूरा धुंध में समाया हुआ है। पूरा देहरादून शहर कोहरे की चादर से लिपटा पड़ा है और ठिठुरन बढ़ती जा रही है। आज जितनी सर्दी है, शायद इस सर्दी के सीज़न की वो पहली सर्दी होगी जो सबसे ठंडा दिन होगा। तो इसीलिए अब देखा जा रहा है कि आज से ये सर्दी शुरू हो गई है। अगर ये सिलसिला जारी रहता है तो यहाँ भी ठंड से बचने के लिए लोगों को उपाय करने होंगे। अपने सहयोगी कैमरामैन सुनील कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। ऐसे में अगर बात की जाए अमेठी की, तो अमेठी का जो पुलिस महकमा है वो बढ़ती दुर्घटनाओं को लेकर संजीदा है, लगातार उस पर काम कर रहा है। जो सर्दियों में कोहरे पड़ते हैं उसको लेकर जो सड़क दुर्घटनाएं हैं वो बढ़ती हुई देखी जा रही हैं। ऐसे में अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह लगातार खुद जो है ग्राउंड पर उतरे हैं और अपने हाथों से जो गाड़ियाँ हैं उस पर रिफ्लेक्टर लगाते हुए देखे जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए, क्योंकि ठंडियों में कोहरा भी पड़ता है, ऐसे में फॉग को लेकर रिफ्लेक्टर लगा रहे हैं, कैसे देखते हैं? दुर्घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। बिल्कुल, जैसा आप देख रहे हैं कि कोहरा लगातार बढ़ रहा है और विजिबिलिटी लगभग शून्य हो जा रही है। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग जो भी वाहन जिनमें रिफ्लेक्टिव टेप नहीं लगे हुए हैं उन पे हम लोग लगातार वाहनों को रोक करके लगा रहे हैं। ये अभियान लगातार जारी है। पुलिस अधीक्षक महोदया के निर्देशन में जगह जगह हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है और जो सिविल पुलिस है सब मिल करके, और जो वाहन चालक हैं उनको भी मोटिवेट किया जा रहा है कि स्वयं से भी इस रिफ्लेक्टिव टेप को लगवाएं। हालांकि अभी जिस तरीके से कोहरा देखने को मिल रहा है, ऐसे में जो भी गाड़ियां हैं, जो वाहन है, उस पर रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं ताकि जो दुर्घटनाएं हैं उस पर जो है काबू पाई जा सके। दिलीप यादव, न्यूज स्टेट, अमेठी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।